हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइस अर्निंग रेशो को लेकर, पी रेशो जिसको कहते हैं। और पी रेशो का जनरली यूज़ किया जाता है कि कंपनी अभी कितने हाई वैल्यूएशन या कितने लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। एक जनरल सी मार्केट में जितने भी न्यू कमर्स हैं या फिर जो मैच्योर ट्रेडर्स भी हैं, काफ़ी हद तक कई बार मैंने देखा है कि वो लोग ये कहते हैं कि सिंगल डिजिट पी है तो अच्छा है, या फिर डबल डिजिट पी है तो बेकार है, या फिर 60 के आसपास पी है तो बेकार है, 100 के आसपास पी है तो बेकार है। इसमें काफ़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है। लेकिन जो एक और मिस्टेक देखी गई है, वो ये देखी गई है कि पी को गलत ही समझ लेना कि यार इसकी तो 400 पी है, जबकि अगर हम डिटेल में जाकर देखें तो शायद 400 पी नहीं हो, वो सिर्फ 50 का ही पी ही हो, या फिर वो 40 का ही पी ही हो। समटाइम्स ऐसा भी नज़र आता है कि हमें बुक्स में नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 के पी पर है, 3 के पी पर है, 4 के पी पे है, लेकिन वो एक्चुअल में 4 के पी पर नहीं होता, वो एक्चुअली 20 के पी पर होता है। तो 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो करेक्ट पीई का जानना, करेक्ट पीई रेशियो का जानना, और दूसरा कि कितना पीई कौन-सी कंपनी के लिए अच्छा है। तो कितना पीई कौन-सी कंपनी के लिए अच्छा है, ये बेसिकली हमें समझना चाहिए सेम ग्रुप की कंपनीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो अगर हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेने लगे और हम यहाँ एचडीएफसी बैंक की बात करने लगे स्क्रीनर डॉट इन पर जाकर, और एचडीएफसी बैंक को हम यहाँ पर देखते हैं, एचडीएफसी बैंक। और हम यहाँ पर पीयर ग्रुप में जाते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मीडियन पी रेशियो है आज की डेट में वो 13.17 है। इसमें एचडीएफसी बैंक 15.86 है, आईसीआईसी बैंक 16.92 है, कोटक महिंद्रा बैंक 19.77 है। तो जो लार्जेस्ट 3 बैंक्स हैं उनमें अभी एचडीएफसी का कम है, एक्सिस बैंक 13.9 है, इंडसइंड बैंक 13.45 है, आईडीबीआई बैंक महंगा है। तो यहाँ पर ये प्राइवेट सेक्टर बैंक हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ था, तो इसलिए ऐसा दिखाया। अब टोटल भी अगर हम देखें तो टोटल का यहाँ पर मीडियन निकल कर आता है 13.17, और ये पूरी लिस्ट निकल कर आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पीयर ग्रुप है, वो आप सिर्फ जो इसने पहले दिखाई थी लिस्ट उतने ही देखा जाए। यहाँ क्लिक करेंगे तो बाकी आ जाएगा, और बैंक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ सरकारी और प्राइवेट सारे बैंक्स आ जाएँगे और उनका पूरा एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो एवरेज 13.05 है। अब आप यहाँ ध्यान से देखो तो 13.05, और सिर्फ अगर हम प्राइवेट का देखते हैं तो 13.17 के आसपास है। यानी कि आज की डेट में पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक के इक्वल पीई पर आ गए हैं। तो जो एक वैल्यूएशन गैप था बहुत बड़ा, वो वैल्यूएशन गैप यहाँ पर खत्म हो गया है। वैल्यूएशन गैप खत्म कैसे हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, वो लगातार ऊपर आते गए, ऊपर आते गए, ऊपर आते गए, वो महंगे होते गए पीई टर्म्स में। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वो नीचे नहीं आए। लेकिन उनकी अर्निंग्स इतनी बढ़ गई कि पी रेशो उनके इंडिविजुअली कम हो गए। तो अगर हम इस चीज़ को चेक करें और एचडीएफसी बैंक पर जाएँ और यहाँ पर हम पी रेशो को चेक करें, तो पी रेशो अगर आप देखोगे 5 इयर्स में लोएस्ट लेवल पर है, और सिर्फ 5 इयर्स में नहीं, 10 इयर्स मीन्स 10 इयर्स में लोएस्ट लेवल पर है। और अगर उससे पहले मैक्स करके भी देखा जाए, तो इवन जो 2008 का फॉल था, आप समझो 2008 का जो फॉल था, आज की डेट में उससे भी सस्ते पीई पर है। यानी कि हिस्टोरिकली आज तक के सबसे सस्ते पीई पर है। तो वैल्यूएशन जब भी देखें वो पीयर ग्रुप में करके देखना चाहिए। तो जो डिफरेंस था यहाँ पर सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक के वैल्यूएशन का, वो एज सच खत्म हो गया है पी रेशो के हिसाब से। लेकिन सिर्फ पी रेशो बैंक्स के केस में मैटर नहीं करता, यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू भी मैटर करता है। लेकिन क्योंकि अगर हम पी रेशो की बात कर रहे हैं जब हम आज की इस वीडियो में, तो पी रेशो को ध्यान में रखते हुए हमें पीयर ग्रुप में काम करना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई कंपनी फार्मा की है, फार्मा में जो 4 बिग कंपनीज हैं उनका पी रेशो वो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के पी रेशो को, जो एक फास्ट ग्रोइंग छोटी कंपनी है आईटी की, हम उसके साथ कंपेयर करने लगे। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। यहाँ पर अगर हमें फास्ट ग्रोइंग स्मॉल आईटी कंपनीज को कंपेयर करना है तो उसी सेगमेंट में हमें यहाँ पर करना होगा, किसी दूसरे के साथ हम यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर तानला की बात करने लगे, तानला प्लेटफॉर्म की बात करने लगे। इट्स ए 10,000 13,000 करोड़ रुपीज मार्केट कैप कंपनी, आईटी कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। फास्ट ग्रोइंग कैसे देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट इनका डीप रेड में होता था
और जो नेट प्रॉफिट 2015 में सिर्फ 3 करोड़ था, वो इंक्रीज होते होते यहाँ पर 538 करोड़ हो गया, मींस हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पर ये पहुंच गए। और जो रेवेन्यू सिर्फ 100 करोड़ के आसपास था, वो अभी 3700 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। जो अपना पैसा 681 करोड़ था, वो 1734 करोड़ हो गया। और ये बढ़ना कब से शुरू हुआ? 2015 के बाद से ये बढ़ना शुरू हुआ लगातार। जो फिक्स्ड एसेट्स 51 करोड़ के आसपास थी, वो 800 करोड़ के आसपास हाईएस्ट एवर यहाँ पर पहुंच गई। उसी के हिसाब से यहाँ पर रेवेन्यू भी आती है, उसी के हिसाब से यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी आता है। नाउ अब ये फास्ट ग्रोइंग के साथ में हमने सेम साइज लिया, तो हमने यहाँ पर देखा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज, यानी कि आईटी कंपनीज में हम पहुंच गए और मिड एंड स्मॉल कैप साइज में पहुंच गए। अब इसको इन कंपनीज के पीई को हम टीसीएस से कंपेयर करें, इन्फोसिस से कंपेयर करें, वो एक अच्छा आइडिया नहीं है, वो राइट अप्रोच नहीं है। तो हमें क्या देखना चाहिए कि पीई रेशो इन कंपनीज का, जो 36 कंपनीज हैं, इनका मीडियन कितना है? 38.73। अब इस 38.73 में हमने तांला प्लेटफॉर्म को देखा, वो कितने पर ट्रेड कर रहा है? 24.85। तो ये काफी कम है। और जो इसी सेगमेंट की जो बड़ी कंपनीज हैं, तो वो कितने पी पर है? 32 पी पर है, परसिस्टेंट 66 पर है, टाटा एलेक्सी 58 है, केपीआईटी 84 है, टाटा टेक्नोलॉजी 71 है, एंड कोफोर्स यहाँ पर 56 है, और ये 24 है। तो रिलेटिव टर्म्स में अगर हम देखें, तो हमने पूरे ग्रुप में भी देखा और उस ग्रुप की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उस टर्म्स में भी देखा कि तांला यहाँ पर कम है। लेकिन अगर इस पी रेशियो को हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ कंपेयर करने लगे या पीएसयू बैंक्स के साथ कंपेयर करने लगे, तो वो अच्छी अप्रोच नहीं है, ये एक गलत तरीका है। तो ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन के लिए हमने क्या करना है? पीयर ग्रुप में चेक करना है और बाकी डिफरेंट सेक्टर्स के साथ उनके साथ कंपेयर नहीं करना। तो एक ऐसी अवधारणा नहीं बनानी है, एक ऐसा माइंडसेट नहीं बनाना है कि 20 से कम का पी रेशियो ही अच्छा होता है, उससे ज्यादा बेकार होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। 20 से कम का पी रेशियो भी बेकार हो सकता है अगर वहां पर जो पीयर ग्रुप कंपनी है, यानी कि सेम सेक्टर है, वो सेम सेक्टर ही अगर सस्ता चल रहा है, और वो सस्ता भी इसलिए चल रहा है क्योंकि उस सेक्टर में जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी क्लैरिटी ज्यादा नहीं रहती, वो हमेशा अनक्लियर ही रहता है। जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, मैंने जैसे बात की, ऑयल मार्केटिंग कंपनी में क्लैरिटी क्यों नहीं होती? क्योंकि कभी क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कभी गवर्नमेंट इनके ऊपर ड्यूटी बढ़ा देती है, कभी कम कर देती है। तो हम पीयर ग्रुप में जाकर चेक करने लगे, तो पूरा मीडियन ही यहाँ पर 7.65 है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अदर देन रिलायंस, क्योंकि रिलायंस के बाकी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो इसको अलग कर देना चाहिए इस ग्रुप से। तो IOCL 5, BPCL 4, HPCL 4, MRPL 9, CPCL 4.56। तो ये चलता ही ऐसे है। और हिस्टोरिकली भी इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर हम IOCL में चले जाएं और हिस्टोरिकली चेक करने लगें पी रेशो को, तो आपको ये एक ही रेंज, ये सेम ही रेंज नजर आएगी। आप ये देखो, सिर्फ 10 के आसपास ही चलता है, 9 के आसपास, और 5 ईयर्स में आप सेम ही रेंज देख सकते हो। जो मीडियन है, मीडियन ही यहाँ पर 6.2 है। 10 इयर्स का मीडियन ही 9.4 है, सिंगल डिजिट में है 10 इयर्स का। तो इस तरीके से हमने देखना चाहिए ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन। नाउ सेकंड पॉइंट है करेक्ट पी रेशियो, ये दिखा भी रहा है या यहाँ पर इसके पीछे कोई कहानी है। इस चीज को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पीयर ग्रुप में यहाँ पर कंपनी के ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन को समझना। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें एडब्ल्यूएल का, अदानी विलमार लिमिटेड, नॉट SWL, एडब्ल्यूएल अदानी विलमार में जब हम जाते हैं, तो यहाँ पर हमें पी रेशियो कितना नजर आता है? दिस पी रेशियो इज कमिंग 326। अब 326 का पी रेशियो हमें यहाँ पर नजर में आया। हम नीचे अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाकर देखें, तो यहाँ पर देखते हैं कि लास्ट 2 क्वार्टर्स, मींस लेटेस्ट क्वार्टर को छोड़कर, जो 200 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, जो एक कॉमन नेट प्रॉफिट है जो अक्सर इसका आता है, लेकिन 2 क्वार्टर्स में तो यहाँ पर नेगेटिव है। तो अगर हम 4 क्वार्टर्स का यहाँ पर टोटल करने लगे, जिसको ट्रेलिंग 12 मंथ्स कहते हैं, जिसके बेस पर हम यहाँ पर पी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो इन सब का टोटल क्या आता है? इन सब का टोटल आता है सिर्फ 85 करोड़। अब आप ध्यान से समझना, यहाँ पर टोटल कितना आता है? सिर्फ 85 करोड़। जबकि एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट कितना है? एक क्वार्टर का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है 201 करोड़। अब ये एक्सेप्शनल सिचुएशन थी बिकॉज ऑफ द रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जो इंटरवेंशन की गई थी किस चीज में? पाम ऑयल के प्राइसेस के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के केस में। तो यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर पाम ऑयल के प्राइसेस और जो बाकी जो भी वनस्पति ऑयल है अपना, जो ये बनाते हैं फॉर्च्यून ब्रांड के नेम से, फॉर्च्यून ब्रांड से, तो प्राइसेस हाइक नहीं करना देना चाहती क्योंकि इन्फ्लेशन का डर है। और यहाँ अभी इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है कि यहाँ सरकार गिर जाती है। अभी जनरल इलेक्शन सर पर हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए
कंट्रोल किया गया कि थोड़ा सा लॉस होता है, कोई बात नहीं, आगे इसकी भरपाई कर लेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी इंडस्ट्री को इस तरीके से टेम्परेरी लॉस कराया जाता है, इस चीज की जो मेरी समझ है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियल्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, ये एक साथ ही काम कर सकते हैं मिलके, ये अलग काम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही कंट्री को चलाते हैं, एक पॉलिटिकल फॉर्म में, एक इकोनॉमिक फॉर्म में, और दोनों का आपस में तालमेल बना रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां तालमेल नहीं बनता वहां चीजें खराब होती हैं। तो यहाँ अगर गवर्नमेंट इस तरह के कुछ रूल्स लेकर आती है जिससे 2-3 क्वार्टर्स बहुत ज्यादा बेकार जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना, उसके टाइम के बाद जैसे वो सिचुएशन ठीक होगी, उन्हीं कंपनीज को एक अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट भी कराया जाएगा, जिससे जो पहले नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो सके। तो जो नेट प्रॉफिट अभी 201 करोड़ का एक क्वार्टर का है, हम इस चीज की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले टाइम में शायद 300 करोड़ भी दिखेगा, 400 करोड़ भी दिखेगा एक ही क्वार्टर का प्रॉफिट। तो ये चीज भी एक बार समझने वाली है। अब अगर मान लो यहाँ पर 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता है एक क्वार्टर का, मैं कहता हूँ सेम ही ले लेते हैं, ज्यादा बढ़ाकर नहीं लेते हैं, और तो टोटल पूरे साल का कितना बैठता है, 800 करोड़ का नेट प्रॉफिट बैठता है पूरे साल का। अब 800 करोड़ को अगर हम यहाँ पर ध्यान से मींस 45,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन को 800 करोड़ से डिवाइड करें, तो यहाँ पर 45,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 800 करोड़ से यहाँ पर डिवाइड करें, तो यहाँ पर पी रेशो कितना निकल कर आता है, 56 निकल कर आता है एक्चुअल में। और ये 800 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पहले भी यहाँ पर दिखाया हुआ है, 804 करोड़, एग्जैक्टली 201 का 4 टाइम्स, यहाँ पर पहले भी इतना नेट प्रॉफिट आया है। अब अगर इतना आता है तो पी रेशो कितना है, 56 है। और लेकिन यहाँ पर जो नहीं समझ पाते इन बातों को, या फिर जो मीन्स सिर्फ और सिर्फ पुरानी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं, अपनी मेहनत नहीं करते, तो वो यहाँ पर 326 का पी देखेंगे। अब 326 का पी तो एक एब्सर्ड वैल्यूएशन है ही, बहुत ज्यादा अप है, लेकिन 56 का यहाँ पर बाकी अगर हम फार्मा कंपनी सॉरी एफएमसीजी कंपनीज की बात करने लगे तो उनके कंपैरिजन में इतना बड़ा भी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 54 पर चल रहा है, और नीचे पीयर ग्रुप में अगर हम देखें तो 54 कोलगेट पामोलिव 55, प्रोक्टर एंड गैम्बल 70, जिलेट 55, और तो यहाँ ये तो एक पी रेशो है ही, इतना चलता ही है एफएमसीजी कंपनीज में। सेम ही हम यहाँ पर मैरिको में देख सकते हैं, जो सेम ही ग्रुप की कंपनी है, इसका सेम ही काम है यहाँ पर। और यहाँ पर पीयर ग्रुप में अगर हम जाकर देखें तो मैरिको का यहाँ पर 46 है, पतंजलि फूड का 71 है, जो ऑयल बनाती हैं, ये दोनों कंपनीज ऑयल बनाती हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें कि इनका लॉस आया था क्या, सेम ही चीज को अगर देखने लगे तो इनका लॉस नहीं आया, इनका इंपोर्ट शायद उतना नहीं होगा जितना यहाँ पर अदानी का है। अदानी इज मोर इन ट्रेडिंग, उतना बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, लेकिन ये चीजें टाइम के चलते समझ में आती हैं, तो एक्सपेंशन होता है। हमने इसको लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट भी बनाई थी, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस भी की थी, लेकिन लर्निंग सबकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए इन चीज़ों पर पूरी क्लैरिटी में दे रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। अब मैं एक और यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, जैसे पेज इंडस्ट्रीज का मैं एग्जांपल लेता हूँ। पेज इंडस्ट्रीज ट्रेडिंग एट 75 पीई। अब 75 का पीई कब है, हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, यहाँ पर इस तरह की कोई बहुत ज्यादा बेकार बात नहीं है, लेकिन क्या उतने अच्छे रिजल्ट्स हैं जितने अच्छे इसके पहले आते थे, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 190 करोड़ का नेट प्रॉफिट। और ये कब है, पहले यहाँ पर रेवेन्यू कम थी, अभी रेवेन्यू ज्यादा भी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इससे पहले 571 करोड़ का था, 500 करोड़ का था। अब रेवेन्यू तो यहाँ पर इंक्रीज हो गई, 3,800 करोड़ से इंक्रीज होकर 4,500 करोड़, लेकिन नेट प्रॉफिट क्या हुआ, नेट प्रॉफिट यहाँ पर सेम है। तो ये जो इम्पैक्ट है, ये किस चीज का इम्पैक्ट है, ये सेम ही इम्पैक्ट है कि जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर 78 करोड़ रुपीस का आया, जो यहाँ पर ज्यादा रहना चाहिए था, क्योंकि मार्च 2023 को अगर पहले उससे पहले सेम ईयर के क्वार्टर से, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर किया जाए, तो 191 करोड़ से कम होकर कितना हो गया, 78 करोड़ हो गया। उसके बाद में 200 करोड़ से कम होकर जून में कितना हो गया, 158 करोड़ हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सितंबर में 162 करोड़ से कम होकर कितना हो गया, 150 करोड़ हो गया। और यहाँ पर 4 क्वार्टर का यहाँ पर टोटल देखा जाता है। दिसंबर क्वार्टर में भी 152 करोड़, वी कैन सी 175 करोड़, वी कैन सी 154 करोड़। तो जब ये यहाँ पर फिर से 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट आएगा, ध्यान से समझना, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट आएगा, फिर बढ़ना भी शुरू होगा, तो 200 करोड़ को 4 से मल्टीप्लाई करें, 800 करोड़ बैठता है यहाँ पर नेट प्रॉफिट। अब 800 करोड़ से अगर 40,000 करोड़ को हम यहाँ पर डिवाइड करें, तो ये फिर डिफरेंट ही नजर आएगी। 40,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 800, तो ये जो पी रेशियो निकल कर आता है 50 का निकल कर आता है एक्चुअल में, जो अभी कितना नजर आ रहा है, अभी नजर आ रहा है यहाँ पर 75 का।
तो एक और मैं एग्जांपल देता हूं यहां पर, यूपीएल। यूपीएल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड जो सीड्स बनाती है एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉप प्रोटेक्शन में है ये कंपनी। अब यहाँ पर पी रेशो कितना नजर आ रहा है? जीरो, यहाँ नजर ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नहीं है, वो नुकसान है। लेकिन ये नुकसान टेम्परेरी है, आप ध्यान से समझो। ये सिर्फ 2 क्वार्टर्स की वजह से आया है, और सिर्फ 2 क्वार्टर्स की वजह से ऐसा नहीं होता, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले कंपनी की सिचुएशन क्या थी? इट्स almost every time this company has shown a growth in net profit 561 से 773, 956, 1187, और यहां पर कम हुआ तो साथ के साथ फिर से बढ़ गया, फिर से बढ़ गया, फिर से कम हुआ तो फिर से रिकवरी दिखा दी। यानी कि बीच बीच में कभी कभी एक क्वार्टर बेकार जा सकता है, एक साल बेकार जा सकता है। मार्च 15 के बाद मार्च 16 नेगेटिव गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? सारी कमी पूरी कर ली। उसके बाद सेम 2000 करोड़ से यहां पर कम होकर कितना हुआ 19 में? 1500 करोड़। लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ? सारी कमी पूरी कर ली, और उसके बाद में एक बम्पर प्रॉफिट भी आए। तो सेम ही चीज यहां पर भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास प्रॉब्लम थोड़ी है कुछ भी। जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट इज लगातार इंप्रूव कर रही है, यहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और जो यहां पर बोरोइंग है, बोरोइंग इसलिए है क्योंकि इन्होंने बाकी किसी बड़ी कंपनी को परचेज किया, जिसकी वजह से यहां पर फिक्स्ड एसेट्स इतने सारे बढ़ गए। आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी। अब यहां अगर आप देखो रिजर्व का क्या सीन है, रिजर्व 4000 करोड़ से बढ़कर 29,000 28,000 करोड़ हो गया है। यहाँ पर इस क्वार्टर में कम क्यों हुआ? इस क्वार्टर में कम होने का सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यहाँ पर नेट लॉस है। ये परमानेंट नहीं होती कंपनीज। वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट सीड मेकर अचानक से बिजनेस खो देगी, खासतौर से उस कंट्री में जहां पर 150 करोड़ लोगों का पालन पोषण करना है। तो ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट को खुद को ध्यान है, गवर्नमेंट से अप्रोच किया जाएगा, सबसे बात की जाएगी, उसके बाद में एक सॉल्यूशन लेकर आया जाएगा। तो यहाँ पर पी रेशो कितना बनता है, बाद में हम वापस से पी रेशो पर आते हैं। एक्चुअल में कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट कितना था जो 2 बार इसने दिया? 4400 करोड़। अगर सेम हम माने कि वैसे तो 2 साल के बाद लगातार बढ़कर ही आता है, लेकिन अगर सेम माने कि वापस से जब सिचुएशन ठीक होगी तो ये सेम ही नेट प्रॉफिट आना शुरू होगा 4400 करोड़। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 36,000 करोड़। अब यहां पर अगर हम देखें 36,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 4400 करोड़, तो इसका पी रेशियो निकल कर आता है सिर्फ 8। अब 8 का जो पी रेशियो है ये एक्चुअल में कम होता है। ये कम कैसे होता है? हम इसी के पास्ट परफॉर्मेंस को देख लेते हैं कि पी रेशियो ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है, और कितने पी रेशियो पर ये एक्चुअल में ट्रेड करता है। तो अगर हम 10 इयर्स का देखें तो 10 इयर्स का मीडियन पी निकल कर आता है 17.5, और जो अभी के पी रेशियो से यहां पर जो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है उसके हिसाब से 8 आता है। यानी कि डबल का यहाँ पर हिसाब किताब बनता है। और डबल के लिए अगर हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी देखें तो जो इसका टॉप प्राइस है दैट इज 8,650 करोड़, सॉरी 864 करोड़, और वहां से कितना टूटा हुआ है? वहां से ऑलमोस्ट ये 50% ही डाउन है, 43%। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको बाय करना है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पी रेशियो को लेकर जो हमारी कंफ्यूजन है वो मैं दूर करना चाहता था। क्योंकि हम खुद से समझकर करेंगे ना, खुद से एक्सरसाइज करेंगे, वर्किंग करेंगे यहाँ पर और प्रैक्टिस करेंगे, तो कन्विक्शन ज्यादा होगी और हम जिम्मेदारी ले पाएंगे अपने स्टॉक ट्रेडिंग की खुद से। तो यहाँ इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर काम करो। मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी समझ है, जो मैं खुद से वर्क करता हूँ, चीज़ें फाइंड आउट करता हूँ, आप सबके साथ में शेयर करता रहूँगा। और आप सब सीखते रहिए, अच्छे से काम करिए, सोच समझ कर काम करिए। एक चीज़ मेरी हमेशा ध्यान रखना, अगर 2 चीज़ों को यहाँ पर लाइफ टाइम अवॉइड करोगे, नंबर 1, आई डोंट नो वेयर दिस बलून्स आर कमिंग फ्रॉम। नंबर 1 कि यहाँ पर आप डेरिवेटिव्स में कभी काम ना करो। हमेशा इक्विटी बेस्ड ट्रेडिंग करो, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करो। अपना पैसा जितना है सिर्फ उतना लगाओ। एक तो ये चीज़। सेकंड, सोच समझकर जब भी आप किसी कंपनी को फाइनलाइज करो, उसके बावजूद भी 5% से ज़्यादा किसी स्टॉक में मत लगाओ। अगर वो कंपनी एचडीएफसी बैंक जैसी है, कोटक बैंक जैसी है, तो आप 10% तक जा सकते हो। अदरवाइज 5% तक रखो। 20 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखना एक अच्छी बात है। अगर इन दोनों रूल्स को आपने फॉलो किया तो बाय चांस भी आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो कभी भी माइनस में नहीं जाएगा, और आप इंडेक्स को लगातार बीट करोगे अगर आप अच्छी सोची समझी स्टाइल से, सोचे समझे तरीके से यहाँ पर काम करते हो। ये सिंपल सा तरीका है काम करने का, समझने का। यहाँ पर ट्रेडिशनल होने की ज़रूरत है यहाँ विजडम को लेकर, लेकिन टेक्निकली अगर ट्रेडिशनल हो गए तो यहाँ सारी गड़बड़ है। रूढ़िवादी हमें अ, होना चाहिए कुछ चीज़ों में जहाँ हमारा बेस हो, लाइक ओम नमः शिवाय। कोई कुछ भी कहता रहे, आप चैंट करते रहो, लेकिन
टेक्नोलॉजी में, चीज़ों को समझने में, वहाँ पर अगर बाकी लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, या बाकी इसको गलत समझ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ गलत ही है। इवन अगर 90% लोग भी किसी चीज़ को गलत कह रहे हैं, आपकी समझ के हिसाब से, प्रैक्टिकैलिटी के हिसाब से वो चीज़ सही है, तो आप अपना डिसीज़न खुद से लो। यहाँ समझदार लोग ही मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा कमाते हैं, लाइफ टाइम पैसा कमाते हैं, और वही लोग आगे बढ़ते हैं। अपनी मेहनत ज़रूरी है। टाइम स्पेंड करो मार्केट पर, चीज़ों को समझने पर। नेटफ्लिक्स और वीडियोज़ देखना, ये उन लोगों का काम है जो या तो अल्ट्रा रिच हैं या ज़िंदगी में कुछ करना नहीं चाहते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।